करें तो बजट 2021 में सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आया है? सबसे ज्यादा पैसा या आय का साधन क्या है बताओ? भाई सीधी सीधी बात है, हम लोगों ने क्या लिया है? उधार। उधार या ऋण। हाँ कर्ज बोल सकते हैं, कर्जदाता बोलेंगे। हाँ कर्ज। कर्ज या ऋण जो हम लोगों ने लिया है बच्चा, दूसरे देशों से लिया हो, इसमें देश भी हो सकती हैं, संस्थाएं भी आ सकती हैं, बैंकें भी आ सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों को पता ये चला कि सबसे ज्यादा है। अच्छा हमने दिया किसमें है? सबसे ज्यादा खर्च किस पे किया है? हाँ सबसे ज्यादा जब आप देखो ऐसे याद रखिए, जब आप कर्ज लोगे, जब आप लोन लेके घी पियोगे तो भाई ब्याज नहीं दोगे, है ना। और भारत का तो ऐसा हिसाब है, भारत तो ये कहता है कि भाई जो भी अगर पैसे देने वाली विश्व में कोई भी संस्था है वो आए और हमको क्या दे जाए? भाई ऋण दे जाए। हम क्या दे देंगे? हम ब्याज दे देंगे। इस ब्याज के कारण ही तो बेटा हमारे देश का राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है। राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है। आप लोग बता सकते हो देश का राजकोषीय घाटे में, ये बताना जरा देखें किसको याद है। 2020-21 में राजकोषीय, ये क्वेश्चन है, जरा बताओ 2020-21 में राजकोषीय घाटे का अनुमान बताओ जरा। भाई ऑप्शन दे। 4.5, 6.8, सी है आपका 9.5, 6.8 और 4 मान लो 3.5। भाई सब गड़बड़ कर रहे हो। बजट अनुमान भाई 2020 में है 9.5 राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान है। हाँ 2020-21 देखो ना, ऊपर लिखा हुआ नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं तो तुम बेटा तुम सब पढ़ ला, इतना ध्यान से बनवाया लेकिन तुम कुछ ना किया। 2021-22 में राजकोषीय घाटे का अनुमान क्या है बच्चा? 6.8। हाँ अब सही आए भाई, अगर इसके अकॉर्डिंग देखे तो 6.8 है। तो बच्चा मैंने आपको पूरी जब टेबल बनवा दी, जब टेबल के अकॉर्डिंग गलत कर रहे हो तो फिर गलत है ना। उसमें देखो मैंने साफ साफ लिखा 2020-21 का अनुमान 9.5 है और 2021-22 का अनुमान कितना है? 6.8 है। संशोधित भी कह सकते हैं या रहा है इसका, ये इतना ही रहा है 9.5, तभी तो इतना बढ़ गया। अब जैसे यहाँ पर एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूंगा, फिर यहाँ मैंने बताया सबसे ज्यादा आपने किस पे खर्च किया है? ब्याज पर। अच्छा कर्ज के बाद हमको किससे ज्यादा है? हमने कहाँ से आय प्राप्त करी थी? बहुत बढ़िया बच्चा, ये भी याद रखना। फिर हमने किससे आय प्राप्त करी है? आयकर से। यहाँ पे एक प्रश्न देखो जरा, मैं पूछने का प्रयास करता हूँ, देखूं जरा तुम लोग कितना पढ़ रहे हो घर पर। बताओ जरा 2021 के बजट में, 2021 के बजट में 2021 के बजट में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष कर कौन सा है? प्रत्यक्ष कर कौन सा है? जीएसटी आंसर होगा, या आयकर ऑप्शन होगा, या निगम कर ऑप्शन होगा? बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा बच्चे? जीएसटी होगा ना बेटा। जीएसटी मैंने आपको बताया था कि अप्रत्यक्ष कर है। अगर आपसे पूछा जाता सबसे ज्यादा कौन से कर से हम लोगों ने आय प्राप्त करी है, तो आपका आंसर बिल्कुल जीएसटी होता, लेकिन इसका आंसर ये तो नहीं है। आयकर, मैंने जब आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर लिखवाए हैं तो फिर बच्चा गलती क्यों कर रहे हो? आपको पता है कि आयकर कैसा होता है? प्रत्यक्ष कर होता है।
और निगम कर भी क्या होता है, प्रत्यक्ष कर होता है। यहाँ पे लिखा है क्या निगम कर तीसरे में, मतलब यहाँ पे लिखा है क्या, नहीं लिखा है, तो भाई इसका आंसर सीधे सीधे क्या हो गया, आयकर। और मैंने तुम्हें बताया भी था 15%, अगर 15% ना मानो तो इसको 15 पैसे भी मान सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो कि 1 रुपए की कोई चीज थी तो 15 पैसे आयकर से आए हैं, 36 पैसे किससे आए हैं, 36% कह लो 100 का, या हम इसको कह सकते हैं 36 पैसे किससे आए हैं हम लोगों के पास, कर्ज और ब्याज से, जबकि जीएसटी से कितना प्राप्त हुआ है, लगभग 16, आयकर से 14 था, जीएसटी से 15, अच्छा सॉरी, जीएसटी से 15% या 15 पैसे, और आयकर से कितना हो गया 14%। इससे भी लिख लो बेटा, निगम कर से कितना था, ये निगम कर रहा है 13%। हाँ कारपोरेशन, कारपोरेट टैक्स, निगम को ही बोलते हैं बेटा कारपोरेट, लिखना चाहो तो लिख लो, कारपोरेट टैक्स इसी को बोलते हैं बच्चा, निगम कर को। क्या कह रहे हो सर मैं क्या कह रहा हूँ, ये सर अपने सब टेबल में आई थी सर। हाँ हाँ बिल्कुल, तो सर 20-21 में लगा बजट अनुमान हाँ 3.5 और 20-21 में संशोधित अनुमान। हाँ, तो संशोधित ही वाला तो माना जाएगा। 2020-21 का जो राजकोषीय घाटे का अनुमान है वो 6.8 माना जाएगा संशोधित में, ठीक है बच्चा, ये ही रहा है। सॉरी 2020-21 का है 9.5। जो बजट अनुमान है, हाँ। जो संशोधित अनुमान क्लियर तो कर यार हम जगह अनुमान पढ़े संशोधित नहीं होगी भाई संशोधित ही पूछेगा ना तुमसे, वो तो पहले लगाया होगा जब, देखो बेटा 2 तरीके के हैं, इस बार जैसे हमने किया, इस बार का अनुमान क्या लगाया, 6.8 रहने का अनुमान लगाया कि 21-22 में रहेगा, क्या रहेगा इतना, जो जिस हिसाब से दूसरी लहर आई है, आपको क्या लगता है कि इतना रहेगा, मुझे तो नहीं लगता, इससे ज्यादा ही रहेगा। तो जब उसको संशोधित करेंगे तो वही तो माना जाएगा 2020-21 का, यार अनुमान हटा दो तो सही है बात। भाई 2020-21 का राजकोषीय घाटा रहा, बताओ कितना, 9.5, सही है। 2021-22 का अनुमान हो गया कितना, 6.8। ये 2 फिगर तो तुमको याद रखने ही रखने हैं। सबसे ज्यादा कौन सा घाटा रहा है, राजकोषीय, नंबर 2 पे कौन सा घाटा रहा है, राजस्व, और तीसरे नंबर पर प्रभावी राजस्व, और चौथे नंबर पर प्राथमिक घाटा। भाई मैंने तुमको बताया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के बारे में भी मैंने तुमको बता दिया था, क्या पुराने में चलते रहोगे, नया ना करें यार मेरे, क्या बात है? तो हाँ भाई, ये कौन आजादी का कौन से वर्ष का बजट है, चलो जल्दी जल्दी बताओ, आजादी के बाद कौन सा बजट है ये, अच्छा बजट 75वें वर्ष का बजट है, 75 वर्ष हो चुके हैं आजादी के लिए, उसके लिए 75वें वर्ष का ये बजट है हमारा। अच्छा हमारा ये बताओ कौन सी ये जनगणना होगी 2021 की, स्वतंत्रता के बाद 8वीं होगी, वैसे अब तक की कौन सी है, 8 के डबल कितने होते हैं, तो 16वीं है, समझ में आ रहा है, 15 हो चुकी हैं और ये 16वीं है। आज इसके संबंध में जितने भी और सारी चीजें हो सकती हैं वो मैं तुमको बता देता हूँ। वैसे तो बजट, इधर देखो बेटा, वैसे तो बजट बहुत लंबा टॉपिक है, कम से कम 3-4 दिन में भी खत्म ना हो, लेकिन कल मैंने बहुत मेन चीजें तुम्हारी खत्म कर दी थी, जितनी भी आने वाली चीजें थी कल मैंने करवा दी। अब सीधे सीधे प्रश्न तुमसे जो बनेंगे, एक प्रश्न तो वहां से आ गया, 100% वाले कल के लेक्चर से हो चुका है। अब हमारे आज के लेक्चर से जितने भी योजनाओं से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं वो हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो जितनी भी होंगी, चाहे 1 घंटा लग जाए चाहे 2 घंटे लग जाए, आज खत्म कर दूंगी बजट को, ठीक बच्चा। तो लिखना स्टार्ट करें, चालू है जल्दी से, बजट 2021, और हेडिंग अगर हम बनाए तो हम बना सकते हैं संबंधित योजनाएं। इससे बेटा यूपी जो SSC पीईटी होने वाला है उसमें बहुत सारे प्रश्न आएंगे यूपी SSC पीईटी, क्योंकि बजट से हर किसी एग्जाम में 2-3 प्रश्न आते ही आते हैं। चलो साहब पहला स्टार्ट करते हैं, हम एक योजना स्टार्ट करते हैं, देखो जरा कौन सी स्टार्ट करें। एक योजना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्वास्थ्य और कल्याण क्षेत्र से ही ले लेते हैं, स्वास्थ्य एवं कल्याण क्षेत्र से, ठीक बच्चा, स्वास्थ्य और कल्याण क्षेत्र से ले लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यहां से ये याद रखना, ये पॉइंट आप लोग ये याद रखना,
बजट 2021 में, लिखते चलो मेरे साथ, बजट 2021 में स्वास्थ्य एवं कल्याण क्षेत्र के बजट को 137% बढ़ा दिया गया है। 137% बढ़ा दिया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है सबसे ज्यादा मद, इसमें ये भी लिख लेना, सर्वाधिक राशि इस बार इस बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने पर खर्च की गई है। स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने पर क्या की गई है बच्चा? खर्च की गई है। ये आप लोगों को पता है। अगर हम स्वास्थ्य सुविधाओं के बजट की बात करें, ये आप लोगों को फिगर याद रखनी होगी, स्वास्थ्य एवं कल्याण का बजट या बजट की जगह लिखना आवंटित राशि। स्वास्थ्य एवं कल्याण की आवंटित राशि 2,23,846 करोड़, 2,23,846 करोड़ रुपए रखी गई है बच्चा। 2,23,846 करोड़। ये बच्चा कितने परसेंट बढ़ा है पिछले बजट से? तो बच्चा याद रखना 137%। अभी जो एनटीपीसी के एग्जाम हुए थे, रेलवे ने जो भी एग्जाम करवाए हैं, एक ना एक शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया कि स्वास्थ्य सुविधाओं का कितना परसेंट बढ़ा है बच्चा। तो 137% बढ़ाया है। एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लो स्वास्थ्य पर पहले 100 रुपए खर्च होते थे, तो इस बार 237 रुपए खर्च हो रहे हैं। 100 रुपए तो वो खर्च हो रहे हैं और 137% जो बढ़ाया गया है। आप सबको पता है इसका कारण ये है क्योंकि कोरोना ने बहुत ही ज्यादा हालत टाइट कर दिए हैं भारत के। और सेकंड जो वेव आई अभी मार्च से लेके मई तक जो रही है 2021 में, उसमें तो बहुत ही ज्यादा हालत खराब कर दी इसमें। ठीक बच्चा, आगे देखें जरा हम लोग इसमें नंबर 2 इसी में है बेटा, हाँ बिल्कुल पूछ सकता है कि स्वास्थ्य एवं कल्याण पर कितनी राशि आवंटित की गई बजट 2021 में। तो 2,23,846 करोड़ पूछी जा सकती है। जो महत्वपूर्ण चीजें हैं बजट की वो मैं सारी बता दूंगा तुमको। नेक्स्ट तुमसे पूछा जा सकता है कि भाई कोविड-19 के लिए बजट में कितनी राशि का प्रावधान है? कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो ये बेटा ऐसे करके लिख लेना अलग से। भाई ये 2,23,846 करोड़ अलग है और इसमें 35,000 करोड़ रुपए अलग से दिए गए हैं। 35,000 करोड़ रुपए, ठीक है। और यहां पर लिख सकते हैं वैक्सीन के विस्तार को ठीक, कि वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा हो, पूरे भारतवर्ष में लग जाए। जितनी अभी बना रहा है सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक, तो पूरे भारत में नहीं लगाई जा सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। ठीक, मैंने तो अभी नहीं लगवाई है, लेकिन हाँ मेरा लगा हुआ है, नंबर नहीं आया है मेरा। मैंने रजिस्ट्रेशन तो कर रखा है, लेकिन नंबर जैसे ही आएगा मैं लगवा दूंगा, है ना बच्चा। यहाँ पर मैं तुमको 2-3 चीजें यहाँ पर बताना चाहता हूँ बेटा, क्योंकि ऐसे लिख लेना जरा, कोविशील्ड
ऑफ कोवैक्सिन, कोविशील्ड ऑफ कोवैक्सिन, वैक्सीन, कोवैक्सिन, कोविशील्ड, कोविशील्ड, कोविशील्ड। इसमें लिखना बेटा, इन दोनों में अगर अंतर पूछा जाए कि मेन अंतर बताओ किसका है। सर कोविशील्ड तो सक्रिय है। देखो बेटा, जो शील्ड है ये बच्चा चिंपांजी या चिंपेंजी के, चिंपेंजी में एक कॉमन कोल्ड वायरस पाया जाता है। चिंपेंजी के कॉमन कोल्ड वायरस को जीवित वायरस का लिखना, चिंपेंजी के कॉमन कोल्ड वायरस का जीवित वायरस प्रयोग में आया है बेटा, प्रयोग में लिया गया है। जैसे ही ये शरीर में जाएगा, शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण कर देगा। एंटीबॉडी का निर्माण करेगा तो बच्चा क्या होगा, इम्यूनिटी बूस्ट कर देगा ये बच्चा। लेकिन इसमें 2 टीके लेने होंगे। इसमें बेटा सामान्य ही है, और ये बेटे इसको जैसा आप सब लोग कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, ये सक्रिय वायरस के रूप में है। जबकि इसकी बात करें तो इसमें कैसा डाला गया है, इसमें जो डाला गया है बच्चा, इसमें मृत वायरस का, इसमें डेड वायरस का प्रयोग किया गया है। मृत वायरस का प्रयोग। ये भी क्या करेगा बच्चा, एंटीबॉडी का निर्माण करेगा। ये वाली कौन सी है? और एंटीबॉडी दोनों लगा सकते हो, दोनों है, दोनों इम्यूनिटी को ही बूस्ट करेंगे बच्चा, इम्यूनिटी को बूस्ट। बच्चा मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, शॉर्ट में जल्दी से समझ लेना। जब आप बचपन में होते हैं, शायद एक बार हम लोगों ने क्लास में भी इसमें बात करी थी कि एक बच्चा होता है, एक बच्चा जब बचपन में मिट्टी वगैरह में खेलता है तो वो ऑटोमेटिक, जब उसके अंदर कुछ गंदगी या कुछ विषाणु या जीवाणु जाते हैं तो शरीर के अंदर ऑटोमेटिक एंटीबॉडी के निर्माण हो जाते हैं उस समय उससे लड़ने के लिए। तो हमारे मस्तिष्क में एक एंटीबॉडी उसकी कॉपी बना लेती है कि आने वाले अगर समय में कोई भी ऐसा वायरस आता है या जीवाणु आता है या कोई भी ऐसी गंदगी आती है तो उससे ये कॉपी काम कर लेगी। और बाद में बच्चा, जब हम जैसे आज बड़े हो गए तो हम अब मिट्टी में थोड़ी खेलेंगे, लेकिन अगर ऐसा कोई चीज आ जाती है दोबारा से हमारे शरीर के अंदर तो वही एंटीबॉडी जो हमारे माइंड में कॉपी करके रख दी गई थी, कॉपी मतलब नकल जो बना ली थी, वो एंटीबॉडी दोबारा से काम कर लेगी। आप लोगों ने देखा होगा शहर में बच्चे बड़ा स्वस्थ रहते हैं, साफ रहते हैं, माँ बाप बड़ा ख्याल रखते हैं अपने बच्चों का। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, उन बच्चों में एंटीबॉडी के क्या नहीं हो पाते हैं, डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, इसीलिए वो बच्चे बीमार जल्दी पड़ते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जिनकी शहरी लाइफ रहती है वो लोग मैक्सिमम 60 से 65 साल ही जी पाते हैं। उसका कारण यही है क्योंकि उनके शरीर में जो इम्यूनिटी बूस्ट करने वाली चीजें हैं, एंटीबॉडी जो बनने चाहिए थे, वो नहीं बन पाते हैं। बच्चों को इसीलिए मैं कहता हूँ मिट्टी में खेलने दें। तो ये बच्चा कोविशील्ड के बारे में और कोवैक्सीन, बाकी आप सबको बताइए, ज्यादा बार बार बताने की जरूरत है नहीं। देखो बेटा ऐसे याद रख लो, कोविशील्ड में एस आता है और एस से क्या हो जाएगा, सीरम इंस्टीट्यूट, सीरम इंस्टीट्यूट। और आपको ये पता ही है संस्था कहाँ है भाई, पुणे में है, पुणे महाराष्ट्र में है। अगर देखो कोवैक्सीन की बात करें बच्चा तो कोवैक्सीन किसने बनाई, बायोटेक ने। तो यहाँ पर बी आ रहा है कोवैक्सीन, तो बच्चा बी से क्या लगा लेना, बायोटेक, बायोटेक संस्था। ठीक, ये बनेंगे जरूर। और ये कहाँ है, हैदराबाद में, हैदराबाद में। और ये कहाँ है बच्चा, पुणे में। तो यहाँ पर मैंने आपको कोविशील्ड से रिलेटेड कुछ जानकारी दे दी, स्वास्थ्य सुविधाओं में कितना बढ़ाया गया इसकी जानकारी दे दी। और अब हम लोग क्या देखेंगे बच्चा,
आगे देखेंगे। एक चीज यहाँ पर और बता देता हूँ, मतलब स्वास्थ्य एवं कल्याण से जुड़ी हुई है, बता दे बच्चा है। चलो इतना ही बताते हैं, अगर कुछ कोई लिख रहा हो तो लिख लो। लिख लेना, भारत सरकार द्वारा निमोनिया की वैक्सीन भी बना ली गई है, वैक्सीन भी बना ली गई है। ये भारत द्वारा ही निर्मित है और इसका बजट 2021 में क्या किया गया है, पूरे जोर से प्रसार करने की बात कही है निर्मला सीतारमन ने। तो हो सकता है पूछ ले कि भाई निमोनिया की वैक्सीन क्या भारत ने बना ली है, तो भारत ने अपनी बना ली है निमोनिया की, भाई नाम पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले नाम बताइए, इसकी नाम है न्यूमोकोकल वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन, ठीक है। बजट 2021 में यहां पे लिख लेना, बजट 2021 में न्यूमोकोकल वैक्सीन के प्रसार पर जोर दिया गया है। न्यूमोकोकल प्रसार पर जोर दिया गया है। आपसे पूछ रहे निमोनिया ये किसकी बीमारी होती है, तो बच्चा फेफड़े से संबंधित बीमारी होती है, फेफड़े से संबंधित, ठीक। अगर कोरोना में पहले निमोनिया हो जाए और कोरोना हो जाए, बेटा 100% व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। या पहले कोरोना हो जाए बाद में निमोनिया हो जाए, तब भी ऐसा होगा, ठीक है। बहुत केसेस में यही हुआ निमोनिया में, क्योंकि कोरोना भी फेफड़ों पर अटैक करता है और निमोनिया भी फेफड़ों पर अटैक करता है। तो ये बच्चा अच्छी बात रही कि भारत ने क्या बना ली समय रहते, न्यूमोकोकल वैक्सीन बना ली है बच्चा, ठीक। ये यार ये तो नहीं पता, ये आप देख लेना नेट वगैरह पर। फिलहाल न्यूमोकोकल वैक्सीन आप याद रखना निमोनिया की बना दी है, ठीक बच्चा। आगे देखो, एक अच्छी योजना है, सी पॉइंट डालेंगे हम लोग। हाँ बच्चा 12 नवंबर को, वेरी गुड। पीएम आत्मनिर्भर, पीएम आत्मनिर्भर, पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, स्वास्थ्य भारत योजना, ठीक बच्चा। पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, इसके बारे में तुमसे पूछा जा सकता है। ये कौन से बजट में आई, बजट 2021 की बात है, 1 फरवरी सन 2021 को ये योजना लाई गई है। सबसे पहले इसमें लिख लेना आवंटित राशि, आवंटित राशि, आवंटित राशि है 64,180 करोड़, 64,180 करोड़ रुपए, ठीक बच्चा। 64,180 करोड़ रुपए। कार्यकाल इसका लिख लेना बच्चा 6 वर्ष का रहेगा। कार्यकाल कितना रहेगा, 6 वर्ष, 6 वर्ष तक काम करेगी। अब उद्देश्य क्या है इसका, सीधे सीधे हमको उद्देश्य पता होना चाहिए। हमें तो केवल ये पता होना चाहिए कि भाई बस बजट 2021 में कौन सी योजना स्टार्ट की गई स्वास्थ्य से संबंधित, तो पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। सीधे सीधे समझ लो, हेल्थ के सेक्टर में भारत को क्या बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। और कल मैंने लिखवाया भी था कि भारत को फार्मा कैपिटल बनाने की बात चल रही है, फार्मेसी कैपिटल, ठीक बच्चा। तो इसको भी तुमको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य सुविधाओं लिखना, स्वास्थ्य, आप तो बहुत लेट आते हैं। स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत संरचना को, आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है, इसका प्रमुख उद्देश्य है बच्चा। तो ये हमारी क्या रही,
पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के बारे में। आगे देखो बच्चा, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं बच्चा, एक हमारी और योजना है। अब ये बच्चा स्वास्थ्य से संबंधित नहीं है, जितनी बातें मैंने तुमको बताई हैं बहुत बहुत है, वरना मैं और भी बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ, लेकिन इससे ज्यादा बेटा नहीं है। ठीक है, पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना तक लॉन्च हो गई थी 1 फरवरी 2021 भाई बजट में जब आई तो उसी दिन माना जाएगा पीएम आत्मनिर्भर। भाई इसमें है थोड़ी कुछ, स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत संरचनाओं को क्या करना है, मजबूत बनाना है इसमें। हाँ लिखना, वरिष्ठ वरिष्ठ नागरिकों को आयकर दायित्व से मुक्ति योजना, ये आपसे पूछी जा सकती है। वरिष्ठ नागरिकों का संबंध यहाँ पर किससे है बेटा, बताओ जरा जल्दी से, वरिष्ठ नागरिकों का संबंध यहाँ पे किससे है? वैसे 60 साल होते हैं, लेकिन बजट 2021 में ये कहा गया है कि 75 वर्ष से ऊपर के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको आयकर दायित्व से क्या कर दिया जाएगा, मुक्त कर दिया जाएगा। रोको अभी हवो मत, ठीक है बच्चा। जब ये योजना आई थी तो ऐसे ही लोग, आप लोग जैसे प्रसन्न हो रहे हैं, लोग भी बड़ा प्रसन्न हुए थे, अरे वाह अब 75 वर्ष से ऊपर वालों को क्या नहीं देना होगा, टैक्स नहीं देना होगा, आयकर। लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं है, इधर देखो जरा, आयकर दायित्व से मुक्ति दी गई है। आयकर दायित्व का मतलब ये होगा कि बार बार उनको नहीं जाना है, कि आयकर रिटर्न नहीं भरना है, हाँ नहीं घर से नहीं भर दें। इसका सीधा सीधा उद्देश्य ये है कि सरकार ऑटोमेटिक खुद डिटेक्ट कर लेगी। हाँ यही है बच्चा। तो वरिष्ठ नागरिकों का भी कुछ नहीं है, इसमें क्या किया गया है, इसमें लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे वरिष्ठ नागरिकों के, वरिष्ठ नागरिकों के खाते से आयकर स्वतः कट जाएगा, स्वतः कट जाएगा। अब ये तो पूछो 75 वर्ष वाला आदमी बेचारा क्या कमाता होगा, जो उसने थोड़ी बहुत जमा पूंजी अपनी जोड़ी होगी उसी को वो क्या कर देगा, लुटवा देगा। सरकार वो भी लूट लेगी, छोड़ेगी बेटा जो किसी को नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए, देश है, देश कुछ तो अच्छा करता ही होगा, है ना बच्चा। तो सोच के ही योजना लाई गई होगी, है ना बच्चा। देखो सबसे बड़ी चीज ये है, भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी है। अगर ये पता चल जाए तो शायद ये योजना भी कितने % ऐसे होंगे भाई जीवन की, और जीवन प्रत्याशा जो बताई गई है SDI जो अभी आया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें 69.8 वर्ष बताई गई है, और ये कह रहा है 75 वर्ष। अगर होंगे भी तो ज्यादा से ज्यादा 5% ऐसे लोग, है ना। चलो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो भी है कुछ सोच के ही किया होगा। सरकार अच्छे काम करती है, हमको बुराई थोड़ी करनी है ना। 131 टॉप पे नॉर्वे। स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति डालो बेटा, स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग बहुत अच्छी नीति ये आती है बेटा। और इसको लॉन्च कर, इसको जो जारी करता है वो UNDP करती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम करती है। हाँ बिल्कुल, और अमृत सेन ने, हाँ भाई इसी के लिए 1998 में अमृत सेन को क्या दिया गया था, नोबेल रत्न या भारत रत्न, नोबेल दिया गया था। और जबकि 1999 में भारत रत्न मिला। ये एक पहला ऐसा हुआ कि पहले विश्व जान गई उस व्यक्ति को, भारत ने बाद में जाना। ये विडंबना है भारत की। विश्व ने उस व्यक्ति को 1998 में नोबेल दिया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, तो 1999 में देश भी जागा ये व्यक्ति कुछ है,
है। तो भाई हमारे देश की विडंबना रही है ना, अच्छे लोग देर से पहचानते सर हमें तो तो इस्लाम सच्चे का दे रहा है, हैं, हमें तो क्या बोल रहा है, ऐसा ही रहा। जब मतलब बाहर आदमी फेमस हो गया तो इंडिया में चलो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं। स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति में बेटा इसमें सबसे पहले स्क्रैपिंग बताओ। स्क्रैपिंग होता है पुराने बड़ा बड़ा पुराने लगाया था। वाहन या कबाड़ा, ऐसे लिखो, गलत लिखा, पुराने वाहनों को कबाड़ा करना, पुराने वाहनों का कबाड़ा करना, कबाड़ा करना, पुराने वाहनों का कबाड़ा करना। कबाड़ा समझते हो? हाँ टूट फूट। अब ये टूट फूट भैया क्यों कर रहे हो? मैंने देखा सर मेरे दूध को जब भाई आज के समय में एक कोई किसी चीज की म्याद होती है, भाई म्याद का मतलब है भाई इतनी समय चलेगी तुम्हारी भी है। जैसा भी बताया जीवन प्रत्याशा कितनी है, लगभग 69.8 वर्ष, 69.8 वर्ष। उसके बाद में अगर तुमसे कहा जाए आज की तरह मेहनत कर पाओगे तो नहीं कर पाएंगे, पड़े रहेंगे। तो वैसे वही ऐसा ही होता है हमारे वाहनों के साथ भी, रोड पे चलते जाते हैं, घिसते चले जाते हैं, फिर इतना अच्छा आवाज थोड़ी मतलब इतना अच्छा थोड़ी चल पाते हैं, तो उनको फिर बेच देना ही, उसमें प्रदूषण भी ज्यादा होता है तो कबाड़ा में डाल देना होता है, इसी को स्क्रैपिंग कहते हैं। अब स्वैच्छिक वाहन क्या होता है बच्चा? अपनी इच्छा से हमने कोई वाहन खरीदा, भाई कितने साल चलाओगे, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, सरकार क्या मानती है पहले वो जान लेते हैं। तो लिखना व्यक्तिगत वाहन कितने पे होंगे, स्क्रैप व्यक्तिगत वाहन, वाहनों का स्क्रैप का कार्यकाल ऐसे डालना, ये होगा बच्चा 20 वर्ष। ये कितना होगा? 20 वर्ष। अगर हमने पर्सनल कोई एक व्हीकल लिया, उसको हम चलाते हैं, कितना चला सकते हैं? 20 साल। 20 वर्ष बाद उसको आपको क्या करना होगा, अपने आप उस वाहन को क्या कर दो बेटा, हाँ भाई कबाड़े में गिर दो। लेकिन अगर कोई बच्चा वाणिज्यिक वाहन है तो बताओ जरा, वाणिज्यिक, अरे भाई ट्रक हो गया, वाणिज्यिक वाहनों का स्क्रैप कार्यकाल कितना होगा? ये बच्चा होगा 15 वर्ष। कितना होगा? 15 वर्ष। 15 वर्ष में स्वेच्छा से कर दो, ये कहा गया। अब ये करेंगे क्यों भाई? देखो इससे बहुत सारी चीजें होंगी। अब कुछ चीजें लिखना ही जरूरी नहीं होती, समझना भी जरूरी है। नाम आया स्क्रैप, तो भाई पुरानी जब हो जाएगी तो पर्यावरण भी क्या करेगी, प्रदूषित करेगी, रोडों को भी खराब करेगी। आप कहो सर रोडों को कैसे? भाई ज्यादा घिस के चलेंगे टायर तो रोड जल्दी से टूट जाएंगे। हमारे भारत में यही तो है। मतलब अभी भी 50-50 साल पुरानी गाड़ी चल रही है। जैसे आप लोगों ने देखा हो मारुति 800 अब भी आप लोगों को रोड पे दिख जाएगी, राजदूत आज भी दिख जाएगी, यामा आज भी दिख जाएगी। अब इनकी मशीनरी क्या जब ये आई थी वैसी चल रही होगी? अब आजकल आ रही है बिल्कुल रोड से उठ के चलती है गाड़ी, ऐसा लगता है उड़ रही है ना बच्चा, रोड पे उड़ रही है। तो उनका कम होगा। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि ना तो प्रदूषण ज्यादा हो, ऐसे वाहनों को हम लोग डालते हैं। अब मान लो उनके पता चला इंजन बिल्कुल हो चुके हैं और बहुत सारा काला धुआं फेंक रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? प्रदूषण के मामले में, स्क्रैपिंग के सॉरी स्क्रैपिंग कह रहा हूँ, दूसरे को नुकसान पहुंचाने के मामले में ऐसी चीजों को हम ध्यान में रखेंगे और अपने वाहनों को 20 वर्ष और 15 वर्ष में क्या कर देंगे, स्वतः नष्ट कर देंगे। तुम लोग पूछ रहे थे वाणिज्यिक वाहन क्या होता है? भाई जैसे आप लोग रोडवेज देखते हो, एक सभी लोगों के लिए ऐसी एक प्राइवेट बस होता है, वो वाणिज्यिक है, लाभ के लिए काम कर रहा है। वाणिज्यिक मतलब लाभ के लिए काम कर रहा है। तो वाणिज्यिक वाहन ज्यादा चलते हैं अपेक्षाकृत इसके, तो इसीलिए इनको जल्दी कर दिया गया और इनको ले दिया गया है बच्चा। बाकी अब हम लोग देखें इसमें क्या हो सकता है। मैं तुमको एक का फैक्ट बता देता हूँ इससे रिलेटेड, थोड़ा करंट भी देख लो, क्योंकि करंट से क्वेश्चन ज्यादा बन जाते हैं अपेक्षा। मेरा पढ़ाना ही उद्देश्य नहीं है, आप लोगों को एग्जाम क्वालिफाई भी करवाना है। बताओ जरा, भारत का सबसे बड़ा, ये प्रश्न कई बार आया है, एनटीपीसी ने इसको पूछा है बच्चा, भारत का सबसे बड़ा जहाज
जहाज स्क्रैप, भारत का सबसे बड़ा जहाज स्क्रैप केंद्र कहाँ है? अलग गुजरात में है सर। बहुत बढ़िया बच्चा, कहाँ है? अलंग गुजरात में। जो अभी हमारा INS विराट टूटा था सर। हाँ, उसकी गोली लगी थी, टूटा नहीं सर। INS विराट को तोड़ा जा रहा था। मोहम्मद खलील गौहर ने पैदा मारा था। INS विराट को तोड़ना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या लगा दिया बच्चा? गोली लगा दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, ये बात याद। सुप्रीम कोर्ट ने क्या लगा दी है? सुप्रीम कोर्ट ने रोक तो तभी लगाई थी जब कोई कंपनी सब्जी को खरीद रही थी। वो थी सुपर टैक्स थी, यानी कौन सी? अरे हमको याद रखना भाई, INS विराट का केस वैसे पूछा नहीं जाएगा, तो पुराना क्वेश्चन हो चुका है, कम चांस है इसके। ठीक, नेक्स्ट बेटा हम लोग पढ़े, हमारी स्क्रैपिंग वाहन नीति हो गई। आपसे प्रश्न कैसा बनेगा? आपसे ऐसा पूछेगा कि अपने आप वाहनों को स्क्रैप करने के लिए बजट 2021 में कौन सी योजना लाई गई है? स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति लाई गई है। व्यक्तिगत वाहनों के लिए कितने वर्ष का कार्यकाल रखा गया है कि स्क्रैप हो जाएंगे? 20 वर्ष। वाणिज्यिक के लिए 15 वर्ष। भाई क्यों करे जा रहे हैं? आपको यही बता दिया कि प्रदूषण वगैरह से करने के लिए। ये करंट का क्वेश्चन था, पूछा जा सकता है। हाँ बेटा, ये मित्र योजना भी किसमें आई है? बजट 2021 में तो आई है, लेकिन एग्जाम में भी आई है ये। या भी जो रेलवे NTPC वगैरह में हुए थे, पूछा जा सकता प्रश्न। मित्र योजना, पहले इसका फुल फॉर्म लिख लो बेटा। इसका नाम है फुल फॉर्म मेगा इसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। मेगा नहीं, एक सेकंड रुको इसको। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल। क्या बच्चा कितनी पढ़ाई गई है? पूर्ववर्ती वाली क्लास। तो ये तो बेटा कभी जगह पढ़ाई जाती है। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, पार्क थोड़ी होंगे इसमें, ये होगी मित्र योजना, है ना? तो मित्र टेक्सटाइल हो गई। पार्क का मतलब क्या है इसमें? यही है बच्चा इसकी फुल फॉर्म। मित्रा की क्या है? मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क की स्थापना करना। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क की स्थापना करना। कितने खोले जाएंगे बेटा? लिख लिए ना? 7 टेक्सटाइल पार्क खोले जाएंगे 3 वर्षों में। 3 वर्षों में। ठीक है बच्चा। टेक्सटाइल का मतलब क्या है? वस्त्र उद्योग। इसका मतलब क्या होता है? वस्त्र उद्योग। जैसे भारत में आप लेकिन ने देखा था मेगा फूड पार्क बनाए गए थे, उसी की तर्ज पे ये मित्रा योजना आई है। मेगा फूड पार्क की जो कॉन्सेप्ट था वो 2018-2017 में ही आ चुका था, लेकिन इस बार के बजट में कपड़ा या वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र उद्योग भी क्या कर सके, जो हमारी पहचान खो चुका है उसको दोबारा से वापस ला सके हम लोग, इसलिए मित्रा योजना को लाए। मतलब हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। भाई भारत में कपास विश्व में सबसे पुराना किया जाता है। सूतीबद्ध कपड़ा उद्योग के लिए कपास की बहुत ज्यादा है बच्चा, और मतलब अपनी पहचान है यार विश्व में। सिंडर नाम ही है भाई कपास पे रखा हुआ है ना। तो इसीलिए हमारा जो वस्त्र उद्योग था वो कहीं ना कहीं पिछड़ता चला जा रहा था। वस्त्र उद्योग को दोबारा से जीवित करने के लिए मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की बात कही है। राशन वाली सर बोली आती सब कट्टा आगे करेगी राशन वाले, कट्टा ना होगा भाई 80% या 50% बोली होगा।
बोरी आ रही है आजकल, ना वाले बीच में सब कट्टा आ गया रे। अभी तक हाथ में निकले होंगे लेकिन अब तो बोरी आ रही है। अच्छा हाँ, यहाँ पर दो तीन चीजें जान लेना। वस्त्र उद्योग एवं, ऐसे लिख लेना, कपड़ा, कपड़ा उद्योग को भारत में, वस्त्र उद्योग एवं कपड़ा उद्योग को भारत के बाहर नई पहचान दिलाना मुख्य उद्देश्य है इस तरह का। भारत में भी दिलाएंगे और भारत के बाहर भी दिलाएंगे। तो वस्त्र उद्योग एवं कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बात तक ब्रांड का क्या नाम होगा? ब्रांड, ब्रांड जब बनेंगे तब बनेंगे। वैसे तो अभी तक हमारा खादी ब्रांड नहीं चल रहा। हाँ भाई, हमारे कपड़ा मंत्री कौन है? अरे ना कोई ब्रांड है यार। ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्री भी यही है, महिला एवं बाल विकास मंत्री। ठीक है बच्चा, यही है। अच्छा बताओ, विश्व कपास दिवस कब मनाते हैं? हाँ? अरे ये संतोष गंगवार को कुछ 7 अगस्त को मनाते हैं बेटा। संतोष गंगवार को भी कहीं बनाएगा। पहले थे कपड़ा उद्योग मंत्री। 7 अगस्त 1976 में स्वदेशी आंदोलन बनाया भाई साहब को। ना विश्व कपास दिवस अभी 2011 से, सॉरी 2011 से क्यों, 2019 से स्टार्ट हुआ है। ठीक, तो बच्चा ये हमारी मित्र योजना थी। नेक्स्ट लिखना बच्चा, हटा दे ये सब, चलो बिल्कुल नहीं हटाएंगे, वही जगह तो खाली कर दें। तो मैं बहुत धीरे धीरे लिखते हो यार पंडित जी यार। लिखना नेशनल रेल प्लान, नेशनल रेल प्लान, नेशनल रेल प्लान। ठीक अच्छा, नेशनल रेल प्लान। तो लिखना इसमें पहला पॉइंट, भारत सरकार रेलवे को उनका आ गया मासाई आपको चल रहा हूँ। नवीकरणीय नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन ऊर्जा में, ग्रीन ऊर्जा में 2030 तक, 2030 तक बदलने का लक्ष्य नेशनल रेल प्लान में रखा गया है। ठीक है बच्चा, भारत सरकार कब तक नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन ऊर्जा का यूज करने लगेगी रेलवे में? सन 2030 तक। ऐसे भी लिख सकते हैं 2030 तक रेलवे जीरो, शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। ठीक है बच्चा, किसका लेके चल रही है? इसका लक्ष्य लेके चल रही है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बेटा इसमें। नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। मैं इंग्लिश में लिखवा रहा हूँ, मैं बता दूंगा। लॉजिस्टिक कॉस्ट, ऐसे लिख लेना, माल भाड़ा, माल भाड़ा, माल भाड़ा को भविष्य में
कम करने का लक्ष्य भी बनाया है, बनाया है। ठीक है बच्चा, लॉजिस्टिक कॉस्ट मतलब माल भाड़ा। आज जो माल भाड़े की मतलब बहुत ज्यादा रेलवे पैसा लेती है, उसको कम करने पर बात करी हुई है। आप सब लोग जानते हो, इसीलिए भारत सरकार मालगाड़ियों को दिन प्रतिदिन क्या करती चली जाती है,